नमस्कार दोस्तों, एटीएम इंडिया में हेलो। आपका स्वागत है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही टिकटार्थियों की भागदौड़ तेज हो गई। विशेष रूप से कांग्रेस और बीजेपी का टिकट चाहने वालों की संख्या ज्यादा होने के कारण आपाधापी मची है। वैसे तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही विधानसभा चुनाव को लेकर आम जनता में भी कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया था, लेकिन अब चर्चाओं और बहसबाजी का नया दौर शुरू हुआ है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर के है कि हरियाणा में एक महीना पहले चुनाव क्यों? क्या इसके पीछे बीजेपी की खास रणनीति है? चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? इनेलो और जजपा का भविष्य क्या रहेगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी पंडित और नरेश चौहान। आप दोनों महानुभावों का एक पीएम इंडिया के मंच पर स्वागत है। पहला सवाल केवी धन्यवाद। पंडित जी, एक महीना पहले चुनाव करवाने के पीछे क्या कारण है? प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से एक राष्ट्र एक चुनाव की पुरजोर वकालत कर रहे थे, लेकिन अगले ही दिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा कर दी गई, जबकि झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने। इस पर आप क्या कहें? हरियाणा में जिस तरह की गतिविधियां चल रही थी उसमें बीजेपी का ग्राफ डे बाय डे गिर रहा था, तो इसलिए उनको जल्दी थी कि जितना जल्दी करें उतना डैमेज कंट्रोल होगा। जी डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये चुनाव अर्ली कराने पड़े। जी और दूसरी चीज ये है, बीजेपी का दुर्भाग्य है आज स्टेट लेवल का कोई लीडर नहीं जो चुनाव प्रचार को लीड कर सके। जो भी लीडर हैं इनमें सबसे बड़ा लीडर मनोहर लाल खट्टर थे। खट्टर जी हरियाणा की राजनीति से आउट हो चुके थे, जब ही उनको बदला गया, चाहे वो किसान आंदोलन है, चाहे सरपंच आंदोलन है, चाहे सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी है, वो सारी चीज बढ़ रही। तो वो तो हरियाणा में प्रचार के लिए मुख्य प्रचारक नहीं बन सकते। अब वो सारी चीजों पर लिपापोती हो रही है, तो इनको लगता था कि चुनाव जल्दी नहीं करवाएगा तो और नुकसान होगा। चुनाव में नुकसान से बचाने के लिए अर्ली चुनाव कराएंगे। मुद्दे तो वही पुराने हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो महिला खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी हो, चाहे जो है अग्निवीर योजना हो, महंगाई है, बेरोजगारी है, इनका बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए उनके यहाँ खलबली मची हुई थी, क्योंकि नायब सिंह सैनी का ये दुर्भाग्य है, अब पहले मुख्यमंत्री बने तो लोकसभा के चुनाव आ गए और अब थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला था, वो धड़ घोषणाएं कर रहे थे, दिन नित नई तरह तरह की, लेकिन वो अब उन पर एकदम विराम लग गया। कारण क्या था? घोषणाएं तो हो रही थी, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। प्रशासनिक स्तर में ये मजाक चलने लगा था। अगर नायब तहसीलदार जब सेक्रेटरी को या प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला के कहते ये काम करो, तो वो कहते थे कि भाई आपने साहब से बात हो ली। तो इसका मतलब ये था कि वो अफसर लेवल पे भी ये है, अकेले मुख्यमंत्री ये नहीं है, कुछ और भी है। तो पर्दे के पीछे जो था वही इसकी
इससे पर्सनैलिटी नहीं, मुख्यमंत्री ऐसा नहीं लगना। हालांकि हाईकमांड ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक पहल की, जब उन्होंने महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन किया राज्य स्तरीय, तो उसमें मनोहर लाल खट्टर को नहीं बुलाया गया क्योंकि उनके धुर विरोधी राव इंद्रजीत जी उसमें मुख्य भूमिका में थे, क्योंकि वह अहिरवाल का इलाका था। और वहां अमित शाह ने ये दिखाने की कोशिश करी, अब राव इंद्रजीत को अपने पास बुलाया, बोलने में भी उन्होंने उनका उल्लेख किया, उनका राजनीतिक आजादी की लड़ाई में उनके परिवार के योगदान की चर्चा भी की। लेकिन अब जो है ये कब बीजेपी एक गलती कर चुकी थी। अब उन्होंने श्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताकर एक सिलसिला छेड़ दिया था। और पिछड़ा वर्ग से ही राव इंद्रजीत जी भी आते हैं, तो राव इंद्रजीत जी जब खड़े होते हैं तो उनका कद सबसे ऊंचा है, क्योंकि वो लंबे समय से राजनीति में हैं, सेंटर में मंत्री हैं, और उनकी एक हैसियत हमेशा बड़ी हैसियत हम रही है। आते हैं आपके पास दोबारा, एक बार नरेश जी की टिप्पणी ले लेते तो हैं। ये सारे मुद्दे बने। हरियाणा की सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने चुनाव की तारीखों के ऐलान किए जाने का स्वागत किया है, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तमाम घोषणाएं कर रहे थे, जिनमें से कुछ को चुनाव से पहले अमली जामा पहनाना था। प्रधानमंत्री की भी सरकारी खर्च पर चुनावी रैली नहीं हो पाई, जैसा आमतौर पर किसी भी राज्य में चुनाव से पहले होता रहा है। हर बार विरोधियों को चौंकाने वाली बीजेपी को क्या इस बार चुनाव आयोग ने तो नहीं चौंका दिया? धनखड़ जी, आपने सही सवाल किया है, लेकिन चुनाव आयोग और भारत सरकार की ट्यूनिंग आज भी वही है जो पिछले 10 साल से चली आ रही है। और जहां तक नायब सैनी को नहीं पता था, तो ये इस बात को साबित करता है कि नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर से भी 21 खड़ाऊ साबित हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ना तो उनके पास कोई पावर है और ना ही उन्होंने कोई कोशिश करी। जैसा रिमोट कंट्रोल से कमांड दी जाती है वो ही काम करते हैं। तो रात को उनको कमांड दी गई होगी या पहले भी बता दिया होगा कि आप धड़ाधड़ कार्यक्रम करते रहो और चुनाव निर्धारित समय पे होंगे। लेकिन रिमोट कंट्रोल जो है उसने पूरी चर्चाएं, पूरी डिस्कशन मतलब विस्तार से चुनाव आयोग से हुआ है और फिर ये तय हुआ है कि 2 राज्यों के हम चुनाव पहले घोषित करवाएं, 2 राज्यों के बाद में करवाएं, क्योंकि इन 4 राज्यों के चुनाव पर सोशल मीडिया पर और प्रेस जगत में बड़ा एक किस्म से हलचल थी कि ये 4 राज्य अगर हाथ से जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की और बुरी हालत होगी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये टुकड़ों में फेज वाइज इलेक्शन कमीशन से बातचीत करके कि भाई आप इनको इस तरह से मैनेज करो, और राज्यसभा की सीट भी हमने बढ़ानी है हरियाणा वाली, उसका भी हमने ध्यान रखना है। तो ये सारी कवायद जो है मिली भगत से, हमें कोई गुरेज नहीं ये कहते हुए, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है कि ये सब चीजें। और नायब सिंह सैनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, खट्टर साहब खड़ाऊ मुख्यमंत्री थे, क्योंकि हरियाणा धनखड़ साहब मतलब इस 10 साल में पूरे देश का जो सबसे पूरा एटीएम है भारत
केंद्र सरकार के लिए वो हरियाणा है। तो हरियाणा को कैसे दोनों हाथों से लूटना है, वो सबसे बड़ी रणनीति है, उस पर काम हो रहा है। पंडित जी, इस बार विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? मुद्दों की जहां तक धनखड़ जी बात है, जी चुनावी मुद्दे, हाँ ये लोकसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ है और उस चुनाव में भी ये साबित हो गया है कि मुद्दों से बढ़कर जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इनके जुमले, इनकी झूठ, इनका फेंकना, मतलब अब उनकी पोल खुल रही है। तो धरातल पर जब चीजें नहीं जाएंगी और आपकी कथनी और करनी में फर्क नजर आएगा, तो मतदाता के पास ये मौका होता है। तो असली मुद्दा तो मेरे हिसाब से, बाकी तो पार्टियां आप अपने मैनिफेस्टो वो कर रहे हैं कि इनकी पोल खुल रही है। लोकसभा के चुनाव की तरह से हरियाणा विधानसभा भी जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उस मन की बात को ये पार्टियां किस तरह से घुमाएंगी, क्या दिशा देंगी, वो देखने वाली बात है। रिजल्ट उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा। एक बात कहा आपने। नरेश जी, प्रदेश में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। लोगों में सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए किस तरह की रणनीति अपना सकती है? क्या एक बार फिर बीजेपी जाट गैर जाट के मुद्दे को हवा देगी? हवा नहीं देगी, ये तो इन्होंने साबित कर दिया। ये तो नैरेटिव सेट है। लेकिन अब गैर जाट भी जाट बन गया है। मैंने जैसे कहा ना, जनता लड़ेगी अब ये चुनाव, और जाट जो है वो गैर जाट बन गया है। इनकी पोल पट्टी आम मतदाता की समझ में आ चुकी है। हाँ, जो रणनीति की बात, वो भी बड़ा स्पष्ट है। इनकी कोई रणनीति छुपी हुई नहीं है, आम मतदाता के सामने आ गई है कि इनका फोकस दक्षिणी हरियाणा, अहीरवाल और आपकी जीटी बेल्ट, इन दो जगह पर इनका फोकस चला आ रहा है निरंतर, और उसी को ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा के चुनाव का परिणाम भी आप देखोगे तो वो इसी पृष्ठभूमि में हमारे सामने आया है। लेकिन दो जगह, एक तो कुरुक्षेत्र और करनाल, यहां कहीं ना कहीं मतदाता अब ठगी महसूस कर रहा है कि लोकसभा के चुनाव में हमसे चूक हुई है। तो उस ठगी का जवाब कुरुक्षेत्र और करनाल लोकसभा की जो 18 विधानसभा सीटें हैं, तो वो हमें लगता है कि वो चौंकाने वाले परिणाम, इनकी रणनीति कुछ भी हो उससे विपरीत आएंगे। नरेश जी, अहीरवाल में क्या रहने की उम्मीद है? हाईकमान तो देखो, क्योंकि इसकी हाईकमान की था, ना तो मीडिया ले पाया है, ना ये किसी को बताते हैं, क्योंकि हाई कमांड 1 and 1, दो नहीं एक ही है। दो जिस्म मगर एक जान है हम, वो एक गाना है ना।
तो इसलिए ये किसी से शेयर ही नहीं करते। ये तो अपनी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो इनकी मातृ शक्ति है, मतलब उसको भी धता बताने में नहीं चूकते। तो इनकी रणनीति हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये रोहतक से उठा के मनोहर लाल खट्टर को करनाल में बैठा के मुख्यमंत्री बनाते हैं, नारायणगढ़ से उठा के नायब सैनी को करनाल से मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने मोहरे को, अपनी खड़ाऊ को दक्षिणी हरियाणा से भी लड़वा सकते हैं। मेरी समझ में, मेरे अनुमान से ये रणनीति दिखाई देती है। पंडित जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? पंडित जी, हवा का रुख बीजेपी के खिलाफ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में भी ये साफ साफ दिख रहा था, लेकिन बीजेपी आधी सीटें बचाने में फिर भी कामयाब हो गई। इसके पीछे कौन सी परिस्थितियां और कारण रही? देखो, इस समय हरियाणा में भाजपा विरोधी माहौल है, कांग्रेस का पलड़ा भारी है। और जब कांग्रेस के नेता टूर करते हैं तो जिस तरह वहां भीड़ उमड़ती है, और भीड़ में भी रिस्पॉन्सिव पब्लिक मीटिंग होती है, तो उससे लगता है कि इस समय माहौल उनके पक्ष में है। और बीजेपी एजेंडा तय नहीं कर रही, एजेंडा कांग्रेस तय कर रही है। बड़ी बात यह है, कांग्रेस मुद्दे उठाती है और मुख्यमंत्री सफाई देता है। तो इससे लगता है कि बीजेपी डिफेंसिव है। और यदि, मुझे नहीं पता क्या होगा राजनीति में अभी, अगर राव इंद्रजीत जी संतुष्ट नहीं हुए, अगर उन्होंने अपना अलग झंडा उठा लिया, तो उस दिन ये समझ लो अब बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए अगर चुनावी मैदान में रहना है, दंगल में, तो राव इंद्रजीत को संतुष्ट करना पड़ेगा। और राव इंद्रजीत जी संतुष्ट जब होंगे जब उसके समर्थकों को टिकट मिलेगी। टिकट नहीं मिलेंगी तो वो संतुष्ट क्यों होंगे? तो इसलिए अभी कांग्रेस के साथ ये दुविधा की स्थिति है, अब राव इंद्रजीत जी को कितना संतुष्ट करें, कितना नहीं करें। हालांकि बीजेपी हाईकमांड की इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार घूम रही हैं, पता कर रही हैं अब राव इंद्रजीत जी हमारे साथ होंगे कि नहीं होंगे। नहीं होने की स्थिति में हमने क्या करना है, और साथ लेने की स्थिति में उनको कितना बार्गेन में देना है, अभी ये क्लियर नहीं है बीजेपी हाईकमांड का। एक चीज क्लियर लगती है, जो वर्चस्व दिखाई देता है मनोहर लाल खट्टर का, वो चुनाव के निर्णय करने में साथ नहीं देगा उनका, वो महत्व उनका रहेगा। सभी गुट जो हैं, उदाहरण के तौर पर रामविलास शर्मा हैं, बड़े नेता रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु हैं, और ओपी धनखड़ साहब हैं, और वीरेंद्र सिंह नाराज होकर चले गए कांग्रेस में। अब ये इतने बड़े नेता, और अनिल विज का नाम चुनाव समिति से याद नहीं रहना, कमाल की बात है। उन्हें दिल्ली जाके याद करवाना पड़ा और फिर उनका नाम ऐड करा। तो इससे लगता है कि ये गलती तो सुधारने को लगे हुए हैं, लेकिन इस तरह से नहीं सुधार रहे कि इनसे इनकी रेपुटेशन बने और पार्टी में समाधान नजर आए। जब कांग्रेस में गुट नजर आते हैं, वहां यहाँ भी इनमें भी गुट है। अब सबको मिला के पार्टी हाईकमांड कैसे क्या कर पाती है, ये एक समझने की बात है। तो इसलिए क्या है कि माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में है। ये कांग्रेस वालों की जिम्मेवारी है, कितनी बढ़िया ढंग से चुनाव लड़ते हैं, अपने अंदर जो अंदरूनी कलह है उसको कैसे खत्म करते हैं।
और चुनाव कैंपेन में अच्छे उम्मीदवार अगर उतारते हैं तो कोई कारण नहीं कि उन्हें कोई सत्ता में आने से रोक सके। हम साहब, पिछले विधानसभा चुनाव के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी ने कांग्रेस को नहीं हराया, बल्कि कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस को हराया। इस बार क्या लगता है कि कांग्रेस आलाकमान गुटबाजी और भीतर घात को रोक पाएगी? वहां साहब, कांग्रेस हाईकमांड दरअसल अपने छत्रपों को नहीं कंट्रोल कर पा रही। तो लोकसभा के चुनाव में भी अगर कांग्रेस हाईकमांड टिकट बांटती तो परिणाम 8-2 भी हो सकते थे। इसलिए गुटबाजी ज्यादा मायने नहीं रखती। गुटबाजी तो अभी पंडित जी ने जैसे बताया कि कांग्रेस से ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, और जो पार्टी पावर में होती है उसकी मलाई खाने के लिए ज्यादा से ज्यादा गुट बनते हैं। कांग्रेस में तो सूखा पड़ा हुआ है, तो यहां क्या गुट करेगा? तो अब ये हाईकमांड पर डिपेंड करता है कि वो जनता के मूड को देखते हुए टिकटों का वितरण गुटों में ना बांटे। पार्टी के नाते टिकटों का वितरण होगा तो परिणाम सही आए। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने बड़ी बेबाकी के साथ प्रदेश के राजनीतिक हालात के बारे में अपनी राय रखी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सही मायने में तो अभी टिकटों को लेकर घमासान हुआ है। टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बड़े पैमाने पर बगावत हुई। बड़ी संख्या में दोनों पार्टियों के बागियों को जेजेपी और इनेलो से टिकट मिल सकते हैं। कुछ बागी निर्दलीय खड़े होकर अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को हरवाने का काम भी करेंगे। कुल मिलाकर उम्मीदवारों के सही चयन पर ही काफी हद तक चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे चुनाव के बनते बिगड़ते समीकरणों की समीक्षा लेकर। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। नमस्कार।